नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। इस यात्रा के पहले चरण में सीएम ने राज्य के 9 जिलों को 3028 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पहले चरण की यात्रा 16 जनवरी से शुरू की थी और 24 जनवरी तक वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों का दौरा किया। अब सीएम नीतीश के दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा की तैयारी है। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने तेजस्वी यादव के आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, वे तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। जिस प्रकार से 1990 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल के शासन के दौरान जंगल राज था, राजद का चाल और चरित्र वही रहेगा, बस चेहरा बदला है। परीक्षा पे चर्चा वापस आ गया है। दिल्ली के साथ साथ पीएम मोदी ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम में छात्रों से सीधे बातचीत की, जिससे भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दिल की आवाजें एक साझा मंच पर एक साथ आईं। परीक्षा पे चर्चा के इस एडिशन में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स और 2 करोड़ 26 लाख अतिरिक्त लोग थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 29 जनवरी तक शुल्क जमा करके 31 जनवरी तक कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों और जिलों में कुल 24,492 पद भरे जाएंगे। इस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। बिहार सरकार ने भू अभिलेख पोर्टल पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल बना दी है। अब लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़ा रोकना और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं देना है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। यह समझौता दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के दावे के बाद पटना स्थित उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस शकील के घर के बाहर पहरा दे रही है। दरअसल शकील ने दावा किया है कि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर बिहार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला दहन के बहाने पटना और मधुबनी में उनके घरों पर हमला कर सकते हैं। इस दावे के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सीएम नीतीश कुमार की पहले चरण की समृद्धि यात्रा समाप्त हो गई है। पहले चरण की यात्रा के बाद सीएम आज दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत मिथिलांचल से करेंगे। इस दौरान वह मधुबनी जिले को 391 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। सीएम नीतीश 298 करोड़ की लागत की 101 योजनाओं का शिलान्यास और 93 करोड़ की लागत की 294 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सीएम की पहले चरण की यात्रा 16 से 24 जनवरी तक चली। पटना में 29 जनवरी को शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी अपनी अपनी तैयारियों के साथ उपस्थित रहेंगे और संबंधित एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार यूजीसी विवाद पर जल्द ही आश्वासन जारी करेगी। यूजीसी नियमों को लेकर किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। बिहार बोर्ड की 1 फरवरी से इंटरमीडिएट और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। इस बार परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी को रोकना है।
पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक तालमेल और लोगों के बीच मजबूत संबंधों के चलते हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एफटीए संपन्न किया है। राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एट होम रिसेप्शन में उत्तर पूर्वी राज्यों की थीम के तहत पारंपरिक पटकान पहनने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी एटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 बार याद दिलाने के बावजूद राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना। यह उत्तर पूर्व के लोगों का अपमान है। उनके प्रतीक चिन्ह के प्रति राहुल गांधी का व्यवहार को असंवेदनशील है। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। समझौते को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। कल होने वाली भारत यूरोपीय संघ शिखर वार्ता में भारत और यूरोपीय संघ इस ऐतिहासिक एफटीए की घोषणा की जाएगी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भरोसा जताया कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 30 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित होने वाले इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन का आज वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य विकास को ऊर्जा प्रदान करना, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन होगा, जिसमें 75,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवर, 700 से अधिक प्रदर्शक, 6,500 से अधिक प्रतिनिधि, 550 से अधिक वक्ता शामिल होंगे।